तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सलान खान और आप देख रहे हैं इंडियन इलेक्शन। तो गाइस आज की तो वीडियो बड़ी मतलब एक तरफ से शॉकिंग भी है कि बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस। मुझे नहीं पता था कि बांग्लादेश में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है। ये मतलब एक तो मतलब इंडिया और बांग्लादेश ही थे जो साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक वाइज स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब बांग्लादेश में भी इकोनॉमी का मतलब प्रॉब्लम चल रहा है। अब ये तो देख के पता चलेगा किस वजह से चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। अब ये तो देख के पता चलेगा, लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इस पे बातें। तो लेट्स प्ले। बांग्लादेश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हाँ। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये है दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का कड़वा सच। Steep increase in बहुत food कड़वा prices सच in है। Bangladesh saw protests erupting across the country this Sunday. ओ भाई, ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है। श्रीलंका पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुका है। पाकिस्तान अपने लोगों को चाय पीने नहीं दे रहा क्योंकि उनके पास चाय इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। और अब बांग्लादेश भी आईएमएफ का दरवाजा खटखटा रहा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आने वाला है और भारत को इससे क्या लेसन सीखने चाहिए ताकि हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकें। आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसीलिए यह है सारे चैप्टर्स। बट सिचुएशन को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। बांग्लादेश हमारा नेबर है और हमें वहाँ की सिचुएशन समझने की जरूरत है। इस वीडियो में हम कहीं भी उनके बुरे हाल के लिए खुशी नहीं जताते, लेकिन कुछ पॉइंट्स समझने की, एनालाइज करने की कोशिश करें। तो अगर आप बांग्लादेश से हैं तो लेट मी मेक इट क्लियर, दिस वीडियो इज नॉट टू इंसल्ट यू और योर कंट्री, इट इज टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड लर्न। चैप्टर 1, बांग्लादेश का आज का हाल। आज का हाल क्या है? दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक। सिर्फ 6 महीने पहले की बात है, पूरी दुनिया बांग्लादेश की तारीफ कर रही थी। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को एक मॉडल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन कहा। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2041 तक बांग्लादेश एक डेवलप्ड देश बन जाएगा। एंड यू नो व्हाट, आई एग्री। हर आर्टिकल, हर ग्राफ, हर न्यूज पोर्टल यही कह रहा था कि बांग्लादेश का मस्त चल रहा है और बांग्लादेश सच में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। तो अब क्यों पेट्रोल के प्राइसेस कुछ ही दिनों में 50% बढ़ गए? क्यों आम लोग ये कह रहे हैं कि भीख मांगने की पारी आ रही है? जस्ट एक साल पहले की बात है, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत के पर कैपिटा इनकम से $280 ज्यादा था। आसान भाषा में कहा जाए तो बांग्लादेश का एक आम इंसान भारत के एक आम इंसान से 22,000 रुपए ज्यादा कमा रहा था। जहाँ भारत का जीडीपी ग्रोथ हर साल थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा था, बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट 2019 तक कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था। इवन 2020 में जहाँ भारत की इकोनॉमी 8% से कम हुई, वहाँ बांग्लादेश की इकोनॉमी 3.4% से बढ़ी। सिग्नल्स तो सारे पॉजिटिव हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आज बांग्लादेश ने आईएमएफ से $4.5 बिलियन का एक बेलआउट पैकेज मांगा। उनके ऑफिशियल्स कहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रिकॉशन के तौर पर हम लोन ले रहे हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? क्योंकि अगर प्रॉब्लम ना होता तो अचानक से फ्यूल प्राइसेस 50% ना बढ़ते, लोग सड़कों पर ना आते। ये आईएमएफ का लोन एक लौता लोन नहीं है, ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है। जून 2020 में जिस 2 साल पहले बांग्लादेश ने $1.7 बिलियन का पैंडेमिक लोन अलग अलग एजेंसी से लिया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 61 मिलियन वैक्सीन डोजेस फ्री में अमेरिका से लिए, यानी वैक्सीन के लिए बांग्लादेश पैसे नहीं दे सकता था। उसी प्रोग्राम को रन करने के लिए $1.4 बिलियन वर्ल्ड बैंक से उठाए। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका कोई चैरिटी नहीं चलाते, इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं जो कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। इतनी सारी मदद मिलने के बाद आज 2022 में बांग्लादेश एक सही ट्रैक पर होना चाहिए था, फिर से बैक टू नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्रॉब्लम जितना छोटा दिखता है उतना छोटा था नहीं। चैप्टर नंबर 2, lies, damn lies and statistics। कहते हैं there are lies, damn lies and then there are statistics। क्योंकि कोई भी डेटा, कोई भी सर्वे हमें एक देश का पूरा पिक्चर नहीं दिखाता, सिर्फ एक अनुमान दिखाता है, एक एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिक्स कोई भविष्यवाणी नहीं होता जो एक गारंटी दे दे कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही हुआ। 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। पद्मा ब्रिज, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सिटी मेट्रो रेल कॉस्टली प्रोजेक्ट शामिल हैं। अच्छी बात है, प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए होते हैं, लोगों की भलाई के लिए होते हैं। प्लान तो अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन। पद्मा ब्रिज जिसकी कॉस्ट 1.16 बिलियन होने वाली थी, वो बनते बनते कॉस्ट डबल से भी ज्यादा 3.6 बिलियन हो गई। ये सेम पैटर्न मेट्रो रेल, अंडर वाटर कर्णफुली टनल में भी दिखता है। करप्शन की वजह से, डीलेज की वजह से कॉस्ट बढ़ते ही चले गए और करप्शन तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। प्लस कई बड़े बड़े स्कैम्स सामने आए। 1,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक
लोग स्कैम करके बैंक से लोन लेकर भाग गए। इन टोटल सेंट्रल बैंक ने $11 बिलियन के बैड लोन्स रिपोर्ट किए। IMF 11 कहता है कि ये बिलियन नंबर झूठ है, उनका सेंट्रल बैंक ही झूठ बोल रहा है। एक्चुअल नंबर इस आंकड़े के डबल से भी ज्यादा है। डबल से ज्यादा। बिजली का बिल कौन भरेगा? किसी बिजली भी का देश को बिल कौन डेवलप भरेगा? करना है तो इंडस्ट्रीज लगेंगी। अगर इंडस्ट्रीज चाहिए तो चीप और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, और चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में बांग्लादेश ने काफी सक्सेस पाई है। मार्च 2022 में सरकार ने डिक्लेयर किया कि पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। अच्छा, और ये 100%। सारी इलेक्ट्रिसिटी जो सस्ते में इंडस्ट्रीज तक पहुंच रही थी, बांग्लादेश की ग्रोथ को बढ़ावा दे रही थी, वो कैसे बन रही थी? नेचुरल गैस से। अब शुरू हुआ प्रॉब्लम। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से नेचुरल गैस का पूरी दुनिया में शॉर्टेज होने लगा, मतलब और main problem बांग्लादेश तो यहाँ जो से आज आया। भी अपनी 63% इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस से बना रहा है, उसे इसका बहुत बड़ा फटका पड़ा। 2010 से लेकर 2011 तक पावर सेक्टर को बहुत ज्यादा सब्सिडीज मिले ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़े और लोगों को चीप इलेक्ट्रिसिटी मिले। इन 11 सालों में पावर कंपनीज पर सरकार ने $7.1 बिलियन खर्च किए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना महंगा होता है, तो बांग्लादेश ने एक बैंड एड की तरह टेम्पररी और क्विक सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट किया, जैसे QRPPs, पावर प्लांट, जहां प्राइवेट कंपनीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देकर देश की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ाती है। कोविड की वजह से अचानक से डिमांड कम हो गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा लिखा गया था कि सिर्फ ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी प्रोवाइड करने के लिए भी उन कंपनीज को पेमेंट करना ही होगा। ऐसी कंपनीज में एक इंडियन कंपनी का भी नाम शामिल है, अडानी को 25 साल के लिए बांग्लादेश इन टोटल $11 बिलियन पे करने वाला है, सिर्फ उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। फिर चाहे बांग्लादेश उसे यूज करे या ना करे, बांग्लादेश की ट्रिमेंडस प्रोग्रेस ऐसे काफी रिस्की डिसीजंस की बेसिस पर थी, जो अगर कोविड ना होता, रशिया यूक्रेन क्राइसिस ना होता, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोविड और रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया। जब स्ट्रेंथ ही वीकनेस बन जाता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और इस एक्सपोर्ट फोकस ने उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। 30.4% ऑफ द वुमेन इन बांग्लादेश पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स, जिसका मतलब ये है कि ये औरतें एक्चुअली इकोनॉमी को आगे लेके जाती हैं। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ बांग्लादेश दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम। और वो इंडस्ट्री जिसने इन महिलाओं को रोजगार दिया वो है टेक्सटाइल। बांग्लादेश आज एक टेक्सटाइल पावर हाउस है। उनके एक्सपोर्ट का 80% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। मेजॉरिटी ऑफ दिस इज सोल्ड टू फैशन हाउसेस इन यूरोप। लेकिन कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप में रिसेशन के लक्षण दिख रहे हैं। रिसेशन का मतलब यह है कि लोग खर्चे कम करेंगे, स्पेशली फॉर थिंग्स लाइक क्लोथ। यूरोप के क्लोथिंग ब्रांड्स एक्सक्लूसिविटी बनाने के लिए नया इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली ऑर्डर करते रहते हैं, और अनसोल्ड इन्वेंट्री पीरियोडिकली डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। फास्ट फैशन का ये अगली चेहरा हम एक और वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इस साइकिल की वजह से बांग्लादेश के लिए टेक्सटाइल ऑर्डर्स ऑलमोस्ट गारंटीड ही थे। उनके लिए 15% ग्रोथ रेट भी स्लो ग्रोथ रेट था। नेचुरल गैस के बढ़ते दामों की वजह से टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में पावर कट्स होना शुरू और ऑर्डर्स डिले होने लगे। इस टेक्सटाइल्स के परफेक्ट स्टॉर्म में एक और ट्विस्ट है। बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और LDC के कैटेगरी में आता है, और WTO के रूल्स के अनुसार डेवलप्ड देशों को LDCs को स्पेशल बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। दीज आर कॉल्ड जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस और GSP। इस स्कीम के अंतर्गत बांग्लादेश के टेक्सटाइल्स पर कोई ड्यूटी नहीं लगती। कन्वर्सली भारत के टेक्सटाइल्स पर 6.5% की ड्यूटी। बांग्लादेश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश इस LDC के कैटेगरी से ग्रेजुएट होने वाला है, यानी बांग्लादेश को मिलने वाले ये बेनिफिट्स अब नहीं मिलेंगे। चैप्टर 5 तो भारत इससे क्या सीख सकता है? लेसन 1, हमें लोन्स को कंट्रोल करना होगा। RBI ने ऐसे 5 स्टेट्स के नाम दिए हैं जिनका डेट देश के लिए डेंजर पैदा कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इन स्टेट्स में इलेक्शन के समय फ्रीबीज और सब्सिडीज दी जाती हैं। एक्चुअली सारे स्टेट्स फ्रीबीज देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टेट्स के पास इन फ्रीबीज को पे करने के लिए पैसा ही नहीं होता। लेसन 2, मिक्स्ड इकोनॉमी बनने की जरूरत है। पाकिस्तान पर पैंडेमिक का बड़ा इंपैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही वीक थी। डे टू डे लाइफ के लिए जरूरी चीजें जैसे चाय पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है। श्रीलंका को प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि टूरिज्म पर उनका पूरा इनकम डिपेंडेंट है। वैसे ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके कपड़ों का सबसे बड़ा इंपोर्टर यूरोप है, जहां रिसेशन चल रहा है। इंडिया के लिए एडवांटेज ये है कि हम एटलीस्ट फूड के मामले में आत्मनिर्भर है। वी हैव टू थैंक लाल बहादुर शास्त्री फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन फिर भी हम टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्ट और चाइना पर डिपेंडेंट है। अगर कल चाइना के साथ एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई तो जीते कोई भी, नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि हम चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और थर्ड लेसन ये है कि हमें डेटा ठीक से मेंटेन करने की जरूरत है। बांग्लादेश अगर एक नजरिए से देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था। सारे सोशल इंडिकेटर्स यही कह रहे हैं। बांग्लादेश में गरीबी कम हो रही थी, एजुकेशन बढ़ रहा था, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा था। बट ऑन द अदर हैंड उनका चाइना जैसे देशों पर डिपेंडेंस भी बढ़ रहा था। ग्रोथ
फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ इज नॉट गुड, और इसका बैलेंस हमें सही डेटा के साथ ही मिल सकता है। सारे डेमोक्रेसीज का यही मेन प्रॉब्लम होता है कि हम डेटा मैनेजमेंट में पीछे पड़ जाते हैं। प्रोपेगेंडा और पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए हम काफी चीजें छिपाते हैं। हमें इस एटीट्यूड से सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया। आप लोग प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी वीडियो बड़ी ही शॉकिंग लगी है कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ प्रॉब्लम चला, मुझे नहीं पता था। हालांकि मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो देखी थी, तकरीबन 10-15 दिन पहले, कि उसमें बांग्लादेश IMF के पास लोन लेने गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ बांग्लादेश के अंदर चल रहा है। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मुझे तो सबसे शौक लगा पेट्रोल के प्राइसेस यार 52% हाई तो मतलब बढ़ चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। बांग्लादेश मतलब इमर्जिंग है कि समझ लो साउथ एशिया के इमर्जिंग इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आता है वो। जब भी पूरी दुनिया कोविड में माइनस में जा रही तब भी बांग्लादेश ग्रो कर रहा था, तो ये बड़ी कमाल की बात थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इस साल से बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। और जैसे बताया था कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि बांग्लादेश तो 2041 तक की एक डेवलप कंट्री बन जाएगा, लेकिन आज बांग्लादेश के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी हुए हैं वहाँ पे, जैसे बताया कि काफ़ी ज़्यादा स्कैम हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट ने लोन लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो गलत बात नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सभी कंट्रीज लोन लेते हैं। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं कि जो लोन ना ले, सभी लेते हैं। लेकिन जैसे बांग्लादेश ने एक बजट बनाया था कि ढाका मेट्रो और ये सब ब्रिज के, तो इसमें तो सब डबल से भी ज़्यादा का डिफरेंस पड़ गया। पद्म ब्रिज जो था उसका $1.16 बिलियन का बजट था, लेकिन वो 3 बिलियन के ऊपर निकल गया, तो काफ़ी ज़्यादा बजट बढ़ गया, जिसमें करप्शन का भी नाम आया। करप्शन की वजह से सभी कंट्रीज की इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है। करप्शन तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में ही कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जिसमें करप्शन ना हो। और काफ़ी कमाल लगा कि 2020 तक बांग्लादेश काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा था, स्पेशली मतलब 2018 तक की, क्योंकि उसके बाद तो कोविड आ गया था, लेकिन फिर भी उसमें भी माइनस में नहीं गया। लेकिन इस वक्त हालांकि अभी ज़्यादा बुरे हालात नहीं, लेकिन अब स्टार्टिंग हो चुकी कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट डाउन हो चुकी बांग्लादेश की। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से। उसकी वजह से तो तकरीबन सभी कंट्रीज़ को फ़र्क पड़ा है, लेकिन कुछ कंट्री स्टेबल रह चुके हैं, नहीं तो ज़्यादातर कंट्रीज़ को फ़र्क पड़ चुका है गैस और ऑयल की वजह से। जिसमें बांग्लादेश का भी है कि वो ज़्यादातर मतलब 60% इलेक्ट्रिसिटी गैस से ही बनाता है, नेचुरल गैस से। जो रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से उसकी एक्सपोर्ट बंद हो गई, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। और आज इतनी ज़्यादा वहाँ पे महंगाई बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वहाँ पे इस वक्त। बाकी तो यार उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश इस प्रॉब्लम से जल्दी से बाहर निकल जाए और फिर से एक इमर्जिंग इकोनॉमी बन जाए और फिर से अपना फास्टर ग्रोइंग वाला टैग वापस ले ले। बाकी तो यही उम्मीद करते हैं। तो बाकी तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।